टीम की मैं बात करूँ, अभी मेरी टीम माशाल्लाह से बढ़ गई है। पहली बार हुआ है मुरादाबाद में क्रिएट, लेकिन मुस्लिम वुमेन्स को आगे बढ़ने में हर जगह प्रॉब्लम होती है। मुझे थोड़ा, मैं डिप्रेशन में भी चली गई थी। अच्छा मैम, इसका कोई ना कोई तो क्रिएटर होगा, जैसे कि लोगों की एक रूढ़िवादी सोच रहती है, तो लड़कियों को थोड़ा सा करना ही पड़ता है स्ट्रगल। मेरी मम्मी का सपोर्ट और मेरी दोनों बहनों का सपोर्ट शुरू से रहा है। तो ऐसे हम मुंबई से आए हुए थे, तो हमें इनवाइट ऐसे खाली मुंह पे अच्छे वाले दोस्त हैं, वही पूछ रहा हूँ, मतलब दिखाते हैं कि वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक्चुअल में मेरे सपोर्टर्स नहीं है मुझे। मैम आपका हमारी पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हमारी ऑडियंस को एक बार अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा। जी, मेरा नाम अनुषा कुरैशी है एंड जैसे कि मेरी जर्नी के बारे में आप पूछ रहे हो, वो थोड़ी सी एक्साइटिंग ही रहेगी, क्योंकि मैं मुंबई से हूँ, मुंबई में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, और मतलब डेस्टिनी मुझे यहाँ ले आई, शादी मेरी यहाँ हो गई मुरादाबाद में। मुंबई का ऐसा है कि वहाँ की लाइफ जो थी वो थोड़ी डिफरेंट थी, यहाँ की लाइफ जो है उसमें बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। जैसे क्या है? जैसे कि अगर आप बात करो तो क्लाइमेट की, वो भी अलग है यहाँ का। प्लस आप बात करो अगर, क्योंकि मुंबई एक ऑलरेडी डेवलप्ड सिटी है और मुरादाबाद अभी बन रहा है स्मार्ट सिटी, तो थोड़ा सा थिंकिंग में भी चेंजेस है, बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस है यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा चेंजेस आपको क्या लगे चेंजेस? मुझे तो मतलब मैंने तो स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स पूरे 2 साल फेस किए हैं चैलेंजेस, क्योंकि मेरी स्कूलिंग ख़त्म हुई थी 10th, उसके बाद से ही मैं मेकअप कोर्स मैंने किया था। मैं जब से ही मेकअप आर्टिस्ट थी, तो पूरी कॉलेज लाइफ मैंने अपना इंस्टाग्राम भी चलाया है, सोशल मीडिया पे मैं हमेशा से एक्टिव रही हूँ। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा यहाँ के लोगों में है ऐसा कि नहीं, ये चीज़ें सही नहीं मानी जाती है यहाँ पर, तो मुझे बहुत फेस करना पड़ा था चीज़ें। 2 साल तो मुझे ही लग गए, मेरा पूरा बंद हो गया था सोशल मीडिया, तो मैंने रीस्टार्ट किया है अपनी लाइफ को। इसके पीछे सबसे ज़्यादा हाथ किसका रहा? मतलब सपोर्ट करने में नहीं, पीछे हटाने में। पीछे हटाने में, तो पीछे हटाने में तो खैर मैं ये चीज़ नहीं बोलूँगी, ये मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगी, लेकिन ये है कि यहाँ की थोड़ी सोसाइटल प्रेशर बहुत होता है, तो उसकी वजह से घर वाले भी थोड़े आ जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों का पॉडकास्ट किया है, सबका ही सवाल रहता है कि सोसाइटी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको हम हैंडल कैसे कर सकते हैं? सोसाइटी के प्रेशर को ऐसे ही हैंडल करना है कि लोगों की थिंकिंग जब बदलेगी ना, पहली चीज़ तो मतलब सबसे पहले मैं बताऊंगी, मैं अभी भी बैठ के ये पॉडकास्ट अबाया में दे रही हूँ, उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोगों को ये लगता है कि अगर उन्हें फेमस होना है तो उन्हें अपना बुर्का उतारना पड़ेगा, जो कि बहुत गलत चीज़ है। अगर आप अपने पर्दे के साथ भी अपना काम कर सकते हो तो उसमें भी आप करो, तो ये एक थिंकिंग है जो मुझे लोगों की बदलनी है, क्योंकि मैं पहले हिजाब नहीं करती थी। अब मैंने ये थिंकिंग, जब मैंने मुरादाबाद के लोगों को देखा कि हाँ ये थिंकिंग हर किसी में है, यहाँ पे हर किसी के माइंडसेट में यही है कि अगर आप कुछ बनना चाहते हो, अगर आपको सोशल मीडिया पर आना है या आपको इन्फ्लुएंसर, जो भी मेकअप आर्टिस्ट जो भी बनना है, तो आपको पहले अपना हिजाब उतारना है, फिर ही आप फेमस हो सकते हो। तो ये बहुत गलत चीज़ है, और ये इस चीज़ को मेरे को थोड़ा एक सेट करना है लोगों के लिए कि भाई हिजाब के साथ भी मैं फेमस हो रही हूँ, तो आप भी हो सकते हो। अच्छा मैम, इसका कोई ना कोई तो क्रिएटर होगा, जैसे कि लोगों की एक रूढ़िवादी सोच रहती है कि फीमेल को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए या ये वाली कोर्स नहीं करनी चाहिए, तो इसका कोई ना कोई फीमेल, जाहिर सी बात है, क्रिएटर भी रही होगी, क्योंकि ऐसे में जो भी हमें लोग रोकते हैं तो वो कहीं ना कहीं पिछला, जो मैं कह सकता हूँ, उसका बैकग्राउंड देखकर और उस पर आवाज़ उठाते हैं ना, तो इसका क्रिएटर कौन लोग हो सकते हैं आपकी नज़र में? वो ये तो क्लियर है कि कोई फीमेल ही होगा जी, तो वो कैसे लोग हो सकते हैं? वैसे तो हाँ, ये बात तो है कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। नहीं, वो दरअसल ये है ना कि जो चीज़ हम देखते हैं, जब हम डरते हैं तो उसको कहीं ना कहीं हमने बैकअप में देखा होता है। लोग वो खुद कोई फेस करता है, ऐसा नहीं कि उन लोगों का कोई पर्सनल किसी से इशू होता है कि आपको ये नहीं करना है, तो कहीं ना कहीं वो देख कर आते हैं। तो मैं जानना चाह रहा हूँ इसका क्रिएटर कौन था फिर ऐसे में? अब इसे तो हम एक जन को तो नहीं बोल सकते, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है लोगों को घरों में ऐसा नहीं है कि बस आदमी रोक रहा है, औरतें भी होती है जो अपनी बेटियों को रोकती है, बहनों को रोकती है, या हमारे खुद के रिलेटिव्स होते हैं जो किसी दूसरी लड़की को आगे बढ़ते हुए देखते हैं, तो उनको, अब मैं उसे ग्रजेस बोलूँ या मैं ये भी बोल सकते हैं कि वो खुद नहीं बढ़ पाए तो वो दूसरों को भी रोकना चाहते हैं, ये भी एक रीज़न हो सकता है। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, और थोड़ा मुस्लिम्स में ऐसा हो जाता है कि पर्दे का इशू, ये चीज़ भी थोड़ी सी लोगों को समझनी चाहिए कि विदाउट पर्दे के आप काम कर सकते हैं। मुस्लिम्स में ऐसा है ना, नहीं अलाउ है, मैंने बात की, हाँ, मैं यही बताने जा रही हूँ। हमारा खुद का एक मतलब वो हमारे ऊपर है, हमारी मर्जी है जी, लोगों का माइंडसेट बन चुका है, लेकिन इस्लाम में भी औरतों को काम करना आया है। अगर हम सबसे बड़ी मिसाल ले लें हमारी बीवी खदीजा की, जो हमारे नबी है उनकी सबसे फर्स्ट वाइफ की, तो वो खुद एक बिजनेस वूमेन थी। लेकिन ये है कि थोड़े बहुत हमारे रूल्स एंड लिमिट्स होती है,
उसके अंदर हमें काम करना है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि अबाया, तो वो हमारा पर्दा है, वो हमारी सेफ्टी के लिए है, तो वो आप पहनो, वो कोई शर्म वाली बात नहीं है, आप उसमें भी काम कर सकते हो। अगर आपको नहीं पहनना है वो भी फोर्स नहीं है, क्योंकि अगर आप नहीं भी पहन रहे हो जब भी आप कर सकते हो। हमारे उसमें कोई प्रेशर नहीं है कि आपको प्रेशर बना के वो करना ही है। वो प्रेशर जो है वो लोगों के दिमाग में गलत है, तो वो चीज़ भी लोगों की थोड़ी सी थिंकिंग चेंज होनी चाहिए। अच्छा मैम, मुझे अभी तक क्रिएटर का पता नहीं लगा कि इस चीज़ का क्रिएटर कौन था, कैसे लोग हो सकते हैं? क्रिएटर मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि वही हो सकते हैं, या तो वो जो खुद आगे नहीं बढ़ पाए इसलिए वो दूसरों को भी रोकते क्योंकि हैं। मेरे ख्याल से जहाँ तक हम सोसाइटी में देखते हैं, जो लोग हमें काम करने से रोकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो भी गलत है। कहीं ना कहीं लोगों ने भी ये चीज़ देख रखी है, फेस की है, तो वो उस डर की वजह से उन्हें भी शायद किसी ऐसा ने करते आगे बढ़ने से रोका होगा, इसीलिए वो सोचते हैं जब हमारे साथ ये हुआ है, या क्या पता कोई बैक स्टोरी उनकी भी कोई खतरनाक हो, तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, सबके अपने अपने अच्छा रीजन मैम, अभी होते जैसे न्यू हैं। लड़कियाँ अभी आ रही है फील्ड में, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? जो न्यू लड़की आ रही है, मैं उनको पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी कि आपने थोड़ी हिम्मत दिखाई और आप फील्ड में आ रहे हो। एंड अल्लाह ताला सबको कामयाबी दे, सब आगे बढ़े, सब फेमस होए, सबके काम में, सबका अपना अपना काम है, सब अपने अपने काम में तरक्की करे, तो सबको ऑल द बेस्ट। अच्छा मैम, ये तो हो गया हमारी सोशल इशू। अभी हम वापस चलते हैं कि आपकी शादी जो हुई थी कैसे हुई यहाँ से? ओके, तो मेरी शादी ऐसे हुई कि मैं अपनी मम्मी के साथ यहाँ पे आई हुई थी, एक शादी मेरी खाला की लड़की की। कब की बात है? तो ये मेरी शादी तो खैर 4 साल हो गए शादी को, उससे 2 साल पहले की बात है। तो मैं बचपने की आई हुई थी, जब मैं बहुत छोटी थी, जब मैं आई थी मुरादाबाद। उसके बाद में बड़े होने के बाद जब मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो जब हम शादी में आए हुए थे, और जो मेरा ससुराल है, तो वो उस टाइम पे हमारा घर जो है ना वो नया बना था, तो उसमें हमें मतलब इनविटेशन मिला था, नया नया घर बना है। तो ऐसे हम मुंबई से आए हुए थे, तो हमें इनवाइट आया था घर पे विज़िट करने के लिए दादा ने हमारे, जब तो हम रिलेटिव भी है ना थोड़े दूर के, तो उन्होंने इनवाइट किया था, तो हम घर देखने गए थे, तो तभी उन्होंने मुझे पसंद कर लिया था। तो जब मैं वापस मुंबई गई, तो उसके मतलब मुंबई जाने के 1 साल बाद मेरा रिश्ता आया है। तो ऐसे मेरी शादी हो गई है। मेरी शादी 2021 में हुई है यहाँ पर। कैसा फील करते हैं आप महाराष्ट्र में और यूपी में? थोड़ा सा तो स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा, मैं डिप्रेशन में भी चली गई थी। मतलब पहले तो मैंने कर लिया, लेकिन ऐसा था कि माहौल थोड़ा अलग है यहाँ का, और महाराष्ट्र का थोड़ा आपको तो पता ही होगा, मुंबई का माहौल तो बहुत ही डिफरेंट है। बहुत मतलब वहाँ के लोग ऐसे होते हैं, किसी को किसी की नहीं पड़ी होती है। हमारे बाजू में कौन रह रहा है हमें वो तक नहीं पता होता है, हमारे एरिया में कौन है, कौन उतर रहा है, कौन चढ़ रहा है, इस चीज़ का हमें आइडिया नहीं होता है। मुंबई में सब अपनी लाइफ में बहुत बिजी होते हैं, और जब यहाँ पे मैं आई, मैंने देखा कि यहाँ का थोड़ा सा माहौल अलग है। यहाँ पे लोग बहुत इंटरेस्टेड है एक दूसरे की लाइफ में जानने के लिए कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो वो मेरे लिए थोड़ी न्यू चीज़ हो गई। लेकिन अभी तो खैर मैं भी यूज्ड हो गई हूँ, और मैं भी सेटल हो चुकी हूँ। यस, नहीं वैसे मैं इंटरेस्टेड नहीं रहती हूँ, लेकिन अब मुझे पता है कि लोग मेरी लाइफ में इंटरेस्टेड है, और फिर मैं खुद एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, तो रहो इंटरेस्टेड, मेरे लिए फ़ायदा है, मुझे व्यूज़ मिल रहे हैं। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि लोग एक दूसरे की जर्नी या सारी चीज़ें जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। यस। तो आप जब इन्फ्लुएंसर बने तो मुरादाबाद में क्या रिएक्शन था लोगों का? मैं ऑलरेडी एक इन्फ्लुएंसर मुंबई में थी, और मैं ऑलरेडी काफ़ी इवेंट्स में जाती थी एज अ VIP, एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर। और यहाँ पे जब मैं आई, तो पहले तो मेरे को रीस्टार्ट करना पड़ा अपनी लाइफ, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई नहीं जानता था। मेरा पेज ऑलरेडी बिल्ड हुआ था, मैंने भी 0 से स्टार्ट किया है। कितने फॉलोअर्स थे आप? जब मैं मुरादाबाद शादी करके आ गई थी, तो मेरे 50K थे जी, 50,000 फॉलोवर्स थे मेरे। अभी मेरे माशाल्लाह से अभी लास्ट वीक ही कंप्लीट हुआ है, 2 लाख कंप्लीट हो गए मेरे। तो मेरा ऑलरेडी 50K तक भी आना बहुत बड़ी बात है जी। आपको ज़्यादा प्यार मिला महाराष्ट्र के? हाँ, बोल सकते हैं ये चीज़ कि मैं वहाँ से ज़्यादा प्यार मुझे यहाँ पे मिला है लोगों से, क्योंकि थोड़ा सा ये भी होता है ना कि यार मुंबई की इन्फ्लुएंसर है, तो ज़्यादा सपोर्ट मिला, इस वजह से और ज़्यादा मिल गया मुझे सपोर्ट। और मैंने थोड़ी नई चीज़ें लाई है यहाँ पे। जैसे जब मैं यहाँ पे आई थी, तो मैंने देखा कि यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स नहीं होते हैं, शोज़ नहीं होते हैं। मॉडलिंग वगैरह के शोज़ तो होते थे पहले से, लेकिन जब मैंने देखा कि कॉम्पिटिशन्स जो हमारे मुंबई में होते थे, जैसे मेकअप कंपटीशन, मेहंदी कंपटीशन, जिसमें हम नया टैलेंट ऊपर लाते हैं, वो यहाँ पे नहीं होता है। तो मैंने खुद इनिशिएटिव लिया, और मैंने द न्यू टैलेंट को जब भी मैंने लॉन्च किया है। अच्छा, तो इससे पहले नहीं होता था यहाँ?
होता होगा, लेकिन मेरी नज़रों में तो खैर मुझे तो आइडिया नहीं है कि हुआ है। आपका फर्स्ट शो कब हुआ था? मेरा सीजन 1 जो हुआ था वो 2023 में हुआ था। अच्छा, अभी कितने जी। सीजन हो गए आपके? मेरे 2 ही सीज़न हुए, क्योंकि मैं साल में एक ही सीज़न करती हूँ, मुझे ज़्यादा सीजन्स करने नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि साल में एक ही बार करो लेकिन अच्छा करो। अभी न्यू सीजन कब आने हाँ, वाला अब सीज़न 3 बस आने ही वाला है, अगस्त या सितंबर में मेरी डेट अनाउंस हो जाएगी। और मैंने अभी रिसेंट में क्रिएटर्स मीटअप किया था, वो भी मुरादाबाद में पहली बार हुआ था, जिसमें आप भी आए थे। एंड क्रिएटर्स मीटअप भी सोच मेरी ये थी कि यहाँ पे इतने इन्फ्लुएंसर्स बढ़ते जा रहे हैं लेकिन उनको पहचान नहीं मिल पा रही है। तो मैंने सोचा कि क्या मतलब हमारे मुंबई में, दिल्ली में, बहुत जगहों पे, हैदराबाद में होते रहती है ये सब अच्छा चीज़ें। मैम, जैसे हम ये शो कराते हैं इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है? शोज़ में प्रॉब्लम तो बहुत आती है, जैसे बहुत ज़्यादा वेले लोग होते हैं जो बोलते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स क्या है, क्यों है, उनको समझ में नहीं आता। उन्हें लगता है हमारी लाइफ बहुत फ्री वाली लाइफ है, लेकिन ऐसा नहीं है, काफ़ी मेहनत लगती है और ये भी एक बहुत अच्छा काम है। एंड जब मैंने क्रिएटर्स मीटअप किया था तो मैंने बहुत चैलेंजेस फेस किए। यहाँ के लोगों को पहली बार तो समझ में ही नहीं आ रहा कि ये है क्या, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स और शोज़ पता थे, क्रिएटर्स मीटअप नहीं पता था। मैंने बहुत मुश्किल से लोगों के दिमाग में डाला कि भाई गेट टुगेदर इवेंट है, लोगों को आपस में कनेक्शन बढ़ाने के लिए ये इवेंट होता है। स्टार्टिंग में मुझे बहुत ख़राब रिस्पांस मिला है, लेकिन थोड़ा हमारे टीम ने इतनी मेहनत की, अवेयरनेस बढ़ाई, तो एंड के डेज़ में मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि मुझे लिटरली लोगों को मना करना पड़ गया कि भाई एंट्री क्लोज हो चुकी है और कितनी लड़कियां तो रो ही है कि हमारी एंट्री ले लो। तो मैंने बोला चलो अब जब लोगों को अवेयरनेस आ गई है तो हम इसका भी सीजन 2 लाएंगे। अच्छा मैम, जैसे कि हम लोग क्रिएटर्स जब बता रहे हैं आप मीटअप पे किया है, तो कई लोग ऐसे होते हैं कि एक फ़ोन पे बात मान लेते हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स, और कुछ ऐसे भी होंगे जो फ़ोन पर एक्सेप्ट नहीं करते कि हम नहीं आ पाएंगे, जो भी रीज़न रहते हैं उनके, तो कैसा फील होता है इस टाइम? मैं तो यही बोलूँगी कि उस टाइम हमें कुछ फील नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी लाइफ है, अपनी अपनी चॉइस है। जिसका जब दिल करे वो आएगा, जिसका नहीं है दिल वो नहीं आएगा, क्योंकि काफ़ी क्रिएटर्स होते हैं। आपके साथ हुआ ऐसा कि कई क्रिएटर्स ने मना किया हो? जी बिल्कुल हुआ है। काफ़ी क्रिएटर्स ने चार्जेस रख दिए कि हम इतने चार्ज में आते हैं, जबकि मैं खुद इतना इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ उन्हीं लोगों के लिए ताकि वो एक जगह पे मिल सके। और काफ़ी क्रिएटर्स ये भी बोल रहे हैं कि हम क्यों पे करें। तो मतलब जब मैं एक इनिशिएटिव ले रही हूँ आपको एक जगह मिलाने का, तो आपको भी थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ मुरादाबाद में हुई ही नहीं थी जो मैंने अभी लाई है। जी, पहली बार हुआ है मुरादाबाद में क्रिएटर्स। मुरादाबाद की जो एजुकेशन है और महाराष्ट्र की, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कुछ चेंजेस हैं या दोनों? चेंजेस तो ऐसे बताओगी, मतलब मैं पहले ग्रेजुएट थी, मेरी जब शादी हुई है उसके बाद मुरादाबाद आने के बाद ही मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। मैं एग्ज़ाम देने जाती थी ट्रैवल करके वापस मुंबई, और अभी मेरा मास्टर्स लास्ट ईयर कंप्लीट हुआ है और माशाल्लाह से उसमें भी मैंने 90 अबव है मेरा परसेंटेज, और मास्टर्स इन इंग्लिश किया था। लेकिन अब मैं जा रही हूँ मुरादाबाद में पढ़ाई करने, क्योंकि PhD करनी है मुझे इंग्लिश में ही। तो अब हम मुरादाबाद की एजुकेशन को एक्सपीरियंस करेंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, मैंने मेरी सिस्टर इन लॉ की बुक्स वगैरह देखी, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड अलग है और यूपी बोर्ड अलग है, तो थोड़ा सा अलग है यहाँ की पढ़ाई। तो मुझे शायद प्रॉब्लम रहे थोड़ा, यहाँ की अलग है। तो जो लोकल लैंग्वेज है वो क्या है? मराठी बोलते हैं आप भी? मराठी नहीं, हिंदी भी बोलते हैं, लेकिन वहाँ का प्रॉपर जो रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं वो मराठी है। अच्छा, जो सिटी वगैरह होंगी बड़ी, शायद मुझे लगता है वहाँ नहीं मराठी। मुंबई में नॉर्मली आप मुंबई में आओगे। मराठी लैंग्वेज को लेकर अभी बीच में बहुत ज़्यादा विवाद चला था, आपको पता है? जी क्या था वो? हाँ, मतलब महाराष्ट्र वाले थोड़ा ऐसा कर रहे थे कि जिनको मराठी आती है उन्हें वही महाराष्ट्र की। हाँ, वही महाराष्ट्र की और बाकी नहीं है। एंड कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ में सपोर्ट भी करूँगी, क्योंकि हर जगह का अपना है। अब यूपी वाले भी तो बोलते हैं ना कि हम यूपी वाले हैं और ये और वो, तो थोड़ा सब अपने रीजन में करते हैं कि महाराष्ट्र में है तो मराठी आना कंपलसरी है, और आती है लोगों को जो वहाँ के बॉर्न एंड ब्रॉट अप है उनको आती है। मराठी नहीं आती वो महाराष्ट्र की नहीं है, तो हाँ, तो नहीं है ना, तो नहीं है। जो नहीं है वो नहीं है। बहुत यूपी वाले वहाँ जाके रहते हैं, तो वो अब यूपी वाले हैं, वो थोड़ी ना चेंज हो जाएंगे। मैं भी तो लोग ऐसे हैं कि वहाँ मान लीजिए महाराष्ट्र में कहीं सिटी में कोई बच्चा हुआ और उसको वहाँ से बड़ा होता है, तो मुझे लगता है उसको मराठी नहीं आती होगी, वो सीखता भी नहीं होगा जो सिटी का प्रॉपर है। मेरे हिसाब से तो वहाँ कोई रह रहा है,
अगर वो 2 साल क्योंकि भी रहा है तो उसे मराठी आ जाती जो मुझे है। लगता है मराठी वहाँ ज़्यादा बोलते होंगे जो रूरल एरिया होता है। नहीं, नॉर्मली भी वहाँ पे मराठी, अब मेरी पूरी फैमिली है, सबको प्रॉपर अच्छी मराठी आती जी, है। आपके अलावा? मुझे तो इतनी अच्छी नहीं आती, लेकिन ये है कि फिर आप हो ही नहीं महाराष्ट्र की। नहीं, मुझे इतना तो आता है कि मैं महाराष्ट्र की हूँ। इतना तो आ ही जाता है सबको। सब अब जैसे मेरी सिस्टर है, वो हैदराबाद में रहती जी। है, शादी करके वो हैदराबाद गई है, तो अब वो हैदराबाद में अब गई है, जी। लेकिन फिर भी उनके बच्चों को तेलुगु आता है। जी। तो ऐसा है कि अगर आप 2-3 साल भी एक जगह रह लिए तो आपको जी। वहाँ की लोकल लैंग्वेज आ जाती है। मेरे हिसाब से तो ये मुद्दा बहुत ज़्यादा कामयाब हाँ, ये है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए कि अगर मराठी नहीं आती है तो आपको वैल्यू नहीं दे रहे नहीं, हैं। उसमें ऐसा भी हुआ ना, हाँ। कई लोग जान से भी गए हैं इस मुद्दे अरे को। ओके, शायद आपने सुना हो न्यूज़पेपर नहीं, वगैरह। इतना पता है कि हाँ, महाराष्ट्र में मराठी बहुत इम्पोर्टेंट है, जी। एंड मैं भी थोड़ा उस चीज़ पे प्राउड मैंने फील न्यूज़ और करती हूँ सोशल कि मीडिया वगैरह मराठी, पे मैंने देखा है ना कई लोगों को जिनको मराठी बीइंग नहीं अ आती। महाराष्ट्रियन, मैं भी उनके उस पर साथ थोड़ा बहुत ज़्यादा- प्राउड ही रहती जी। हूँ कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ। जी। और मराठी वैसे इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, तो आप भी सीख लोगे अगर आप थोड़ा सा चाहो बोल के तो। दिखाओ कुछ। अब ऐसे वो तो नहीं, कुछ भी बोल दो। बात करने में ऐसा वही वाली बात है कि बात करने में आप सामने वाला का अपना intro दे कम्युनिकेशन दीजिए। जो अपना- लैंग्वेज में अपना रहता intro है। दे दीजिएगा आप। माझे नाव अनुषा है। मैम, जैसे हम लोग सोसाइटी में देखते हैं बहुत सारे लोग, मैं कहूँ तो एक रूढ़िवादी सोच कह सकते हैं उसको, या उसको पॉजिटिव भी कह सकते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बेटियों को बाहर काम नहीं करना चाहिए, तो इस पर आपकी क्या राय है? जी, ये तो एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिस पे जी। मैं बिल्कुल डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि अभी आप मुझे देख सकते हो, मैं अभी भी बैठी हूँ, अबाया में बैठी हूँ, ये पॉडकास्ट भी मैं अबाया में जानबूझ के कर रही हूँ, जी। क्योंकि मुझे थोड़ा सा लोगों की थिंकिंग है कि लड़कियों को अगर आगे बढ़ना है तो उन्हें अपना अबाया हटाना है। जी। तो मुझे ये थिंकिंग चेंज करनी है। लोगों को लगता है कि हम अगर बुर्का पहन के काम कर रहे हैं तो हम फेमस नहीं हो सकते, या अगर सोशल मीडिया की लाइफ अगर देखी जाए तो बहुत ज़्यादा गलत मानी जाती है। तो सोशल मीडिया लाइफ भी अगर आपको, मतलब लोगों की थिंकिंग में ऐसा है कि अगर आप बुर्का नहीं पहनोगे तो या फेमस हो सकते हो, आपको कपड़े बिल्कुल वेस्टर्न पहनने पड़ेंगे। तो ये चीज़ों को मुझे थोड़ा हटाना है लोगों की थिंकिंग में से कि भाई बुर्का पहन के भी अगर मैं फेमस हो रही हूँ तो आप भी हो सकते हो। तो बुर्का कोई गलत चीज़ नहीं है, जो काफ़ी लोग समझते हैं कि हम बुर्का पहन के काम नहीं कर सकते, और कितनी लड़कियां रह जाती है इसी चक्कर में कि भाई अगर हम बाहर निकलेंगे हमें बुर्का उतारना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते, हम घर में ही रह जाएंगे, हाउस वाइफ ही बन के रह जाएंगे, या घर के कामों में ही बिजी रह जाएंगे। वैसे हाउस वाइफ को भी मैं गलत नहीं बोलूँगी, वो भी एक बहुत अच्छा काम है अगर वो अपनी चॉइस से कर रहे हैं तो। जी। अगर वो अपनी मर्जी से और अपनी खुशी से कर रहे हैं तो घर का काम भी बहुत अच्छी चीज़ होती है और उसमें भी बहुत मेहनत लगती है। लेकिन अगर साइमल्टेनियसली अगर आपको कुछ बनना है, कुछ करना है, तो आप जिसमें चाहते हो उसमें बनो। अगर आपको वेस्टर्न कंफर्टेबल लगता है वो पहनो, लेकिन अगर आपको अबाया कंफर्टेबल लगता है तो आप वो पहनो। मैम, मेरा सवाल जो प्रॉपर है वो ये था कि जो हमारे समाज में लोग काम करते हैं, लड़कियां, उनको पेरेंट्स क्यों रोकते हैं? इसका क्या रीज़न है? तो इसका रीज़न यही है कि किसी सारी औरतें सेम नहीं होती है। जी। कुछ औरतें हैं जिन्होंने जो बहुत ज़्यादा गलत कामों के लिए भी जी। फेमस है, जी। तो क्या पता उनके थॉट में ये आता हो कि लड़कियां बाहर कर रही है तो वो गलत ही काम कर रही है। तो ये वाली चीज़ भी बहुत गलत है। जैसे सारे आदमी सेम नहीं है, वैसे सारी लड़कियां सेम नहीं है। अगर कोई गलत कर रही है तो, लेकिन ज़रूरी नहीं है सारी ही गलत हो। और इस चीज़ पे मैं एक और टॉपिक ऐड ऑन करना चाहूँगी अगर आप बोलो। जी। हाँ, जैसे कि मैंने बोला कि लड़कियां ही सारी सेम नहीं होती और लड़के भी सारे, कुछ गलत है कुछ सही है। वैसे ही आजकल एक बहुत ज़्यादा वायरल टॉपिक चल रहा है हिंदू मुस्लिम का। और जैसे अगर किसी एक मुस्लिम ने क्राइम कर दिया जी। तो उसका नाम नहीं बोला जाएगा, उसको पूरी कम्युनिटी को जोड़ के बोला जाएगा। उसी पर और मैं focus किया अपने खुद के फ्रेंड्स देख रही हूँ जो स्टोरी लगाते हैं आजकल कि पूरी मुसलमान कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी ही गलत है। तो यही वाली बात है ना, ऐसे तो हिंदू भी क्राइम करते हैं, तो वो आप खाली सारी नाम बता community रहे हो। सारी कम्युनिटी को हम गलत नहीं बोल सकते हैं, और आप उसको पूरी मुस्लिम कम्युनिटी से जोड़ देते हो। उसको सारी को जी। दोषी नहीं ठहरा सकते। वही ह्यूमैनिटी जो है वो सबसे ऊपर होनी चाहिए, और ये चीज़ मैं देखती हूँ कि यूपी में थोड़ी ज़्यादा है। अच्छा, अगर महाराष्ट्र मैं में क्या है इसका? अगर जैसा मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप वहाँ की हूँ, तो जी। वहाँ पे मैंने आज तक ये चीज़ फेस ही नहीं की है कि आप मुस्लिम हो या हिंदू को ज़्यादा वैल्यू मिल रही है, मुस्लिम जी। को नहीं मिल रही है। तो वहाँ पे तो बहुत अच्छा भाईचारा है एक्चुअल में। हम साथ में कॉलेज स्कूलिंग किए, कॉलेज में हम साथ में पढ़ते थे, बहुत अलग अलग। कैसे महसूस हुआ आपको ये सब? मुरादाबाद में तो मेरे को आते ही महसूस हो गया कि यहाँ पे रिलीजन पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन जी। होता है। एंड मैं तो स्टार्टिंग से यही चाहती हूँ कि सब साथ में मिलके रहे। अगर कोई अभी एक केस भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, देखो अभी आपने देखा भी होगा कौन सा? कि आज ही मैंने सुबह में एक न्यूज़ देखी थी, किसी किसने किया है वो मंदिर के ऊपर कोई केस आ रहा है।
तो अब उनको आप सपोर्ट कर रहे हो। जो एक बच्ची का रेप हुआ है जी। वो मंदिर के किसी ने पुजारी ने किया जी। है, तो वो चीज़ अगर देखी जाए तो फिर कम्युनिटी नहीं होगी ना, वो तो उसकी कोई गलत इंसान चीज़ है। होगा। वो न्यूज़ भी मैं आपको शेयर करूँगी, आप इसमें ऐड ऑन कर देना जी। वो चीज़। और अगर आप देखो तो कि वो असद का एक केस आ रहा है जिसने मर्डर किया है एक हिंदू का, तो हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे उसे, उसने गलत किया है, उसे सज़ा मिलनी चाहिए और सबको उसे गलत बोलना भी चाहिए, लेकिन आप पूरी मुस्लिम कम्युनिटी हाँ, को किसी गलत नहीं community बोल को सारी को सकते हो दोषी जी। नहीं ठहरा सकते हैं। उसने अगर किसी गलत को किया है तो वो गलत है ना। अगर उसका नाम अगर असद है तो इसलिए जी। पूरा कम्युनिटी आप community जोड़ रहे हो। गलत नहीं है। अगर वही जगह पे वो नाम कोई हिंदू का होता तो वो जी। कम्युनिटी को नहीं जोड़ा जाता जी। है। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा सेंसिबल है, ज़्यादा इस पे बात भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ है कि लोगों को थोड़ा सा भाई सोचना चाहिए कि सब ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर होनी चाहिए और सबको एक साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, और जो गलत है वो गलत है, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी का बिल्कुल हो। सही जी। बात। मैम जैसे कि आप महाराष्ट्र से हैं और मुरादाबाद में आकर आप सोशल मीडिया पर काम कर रही हैं, तो हस्बैंड वगैरह की सपोर्ट कैसी है? जैसे कि मैंने अभी बताया, थोड़ा स्टार्टिंग में मुझे 2 साल तो हुई है प्रॉब्लम, लेकिन अब तो माशाल्लाह से सभी वो 2 बहुत साल क्या सपोर्टिव problem है। रही आपको? 2 साल प्रॉब्लम हुई है क्योंकि थोड़ा यहाँ के लोगों को नहीं पता था कि जी। ये मतलब अगर कोई मेकअप आर्टिस्ट है या कोई इन्फ्लुएंसर है तो उनको गलत माना जाता था। हमारे खुद के ही ख़ानदान में वो माना जाता था गलत, लेकिन अब ठीक है, थोड़ी थोड़ी थिंकिंग मैंने सबकी चेंज कर दी है और आगे भी और करनी है, बहुत लोगों की करनी है। तो चेंज करने के लिए मैं वैसे भी NGO भी ओपन करने वाली हूँ, उसके बारे में मैं आगे बताऊँगी। तो पहले तो मैं ये बताऊँगी कि बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि मैं कमा रही हूँ। तो भाई पहले तो मैं ये क्लियर, वैसे तो मैं ये ज़रूरी नहीं समझती हूँ क्लियर करना, लेकिन आज मैं पॉडकास्ट में बैठी हूँ तो ये तो मेरा फ़र्ज़ है मैं लोगों की एक चीज़ क्लियर करूँ कि भाई मैं कमा नहीं रही हूँ, मैं ये अपने शौक़ के लिए कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड से मुझे पूरा सपोर्ट है इस चीज़ में। उल्टा मैं अपने हस्बैंड का ही इन्वेस्ट करती हूँ और मतलब समझ लो लॉस में डाल देती हूँ। वो मतलब इतना सपोर्ट करते हैं मुझे, उनका ही पैसा मैं लॉस में डाल देती हूँ ले लेके। लेकिन ये चीज़ है कि मैं अपने शौक़ के लिए कर रही हूँ और दूसरा मेरे को औरतों को आगे बढ़ाना है इसलिए कर रही हूँ। तो इसमें कहीं से कहीं तक मेरी कमाई की कहीं तक सोच नहीं है। अच्छा मैम, एक और सवाल है, जो आपका महाराष्ट्र फ्रेंड सर्कल था और यूपी का जो फ्रेंड सर्कल है, इन दोनों में कोई चेंजेस हैं या सब नॉर्मल? हाँ, चेंजेस तो बहुत है, क्योंकि जो मेरे मुंबई के फ्रेंड्स थे, तो जैसे मेरे स्कूल के फ्रेंड्स थे, कॉलेज के फ्रेंड्स थे, मुंबई में मैंने 4 साल एक NGO में काम किया है, उड़ान NGO, आपने नाम सुना होगा, उसमें मेरे अलग फ्रेंड्स थे। तो वहाँ के जितने फ्रेंड्स थे, हमारा ऐसे कन्वर्सेशन भी होता था ना, तो वो बहुत ही अलग लेवल पे होता था। अभी यहाँ के फ्रेंड्स हैं, सब अच्छे हैं, किसी को वो नहीं बोलना है मुझे, यहाँ के भी फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, दिल से सब मुझे सपोर्ट करते हैं, लेकिन थोड़े से चेंजेस हैं। जैसे यहाँ के लोकेलिटी के हिसाब से है उनका नेचर, और मुंबई के जो फ्रेंड्स हैं वो थोड़ा प्रोफेशनलिज्म में रहते थे। चेंज सब नहीं, 2-4 तो मेरे अच्छे बहुत खास दोस्त हैं, उनको तो मैं नहीं बोलूँगी। जो वैसे खाली मुंह पे अच्छे वाले दोस्त हैं वो है ऐसे कि मतलब उनका नेचर थोड़ा अलग है, ज़्यादा मतलब दिखाते हैं कि वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में मेरे सपोर्टर्स नहीं हैं, मुझे पता है और मेरे को पता है, लेकिन मैं भी वही एंजॉय करती हूँ। अगर वो मेरे सामने अच्छे हैं तो मैं भी उनके सामने अच्छी हूँ, और मतलब इतना तो समझ में आ जाता है कि कौन सच में सपोर्ट कर रहा है और कौन फेक है। अभी कौन कौन बेस्ट फ्रेंड? बेस्ट फ्रेंड्स की बात करें अगर मुरादाबाद के, तो मेरे हैं सदफ और शिमो को तो आप जानते हो, आपने अभी रिसेंट में उनका भी पॉडकास्ट लिया है, वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। एंड एक है इकरा है, विशफुल बाई इकरा, वो भी बहुत फेमस है, उसका क्लाउड किचन था, अब उसने रेस्टोरेंट भी ओपन कर लिया है। एक रेनुमा है मेरी फ्रेंड उसमें। सो इकरा के बारे में मैंने बताया, अभी उसका चटोरी गली में ओपन हुआ है। एंड सबा है, वो भी हेयर आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट है, सबा शहजाद, ऑलरेडी बहुत फेमस है मुरादाबाद में, नाम ही ले ली मैंने, सब समझ गए होंगे। एंड वंदना है थाई चिली की ओनर, वो भी मेरी मतलब बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्त बन गई है। और है बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे, दरक्षा हो गए, मतलब इतने कम टाइम में जो मेरी इतने लोगों से दोस्ती हुई है वो मेरे सीज़न 2 के बाद हुई है। अच्छा। जब मेरा सीज़न 2 हुआ है ना, उसमें ही सबसे मैं मिली हूँ और उसके बाद ही मेरी सबसे बॉन्डिंग बढ़ी है। सीज़न 1 में जो मेरी एक दोस्त बनी थी वो एक इकलौती थी, वरीशा क्रिएशन, और एक ऑर्गेनाइज़र जो मेरे साथ उन्होंने मैनेजमेंट किया था, हुमा, तो वो सीज़न 1 से जुड़े हुए थे मेरे साथ, वरीशा क्रिएशन। ऑलरेडी वो भी बहुत फेमस मेहंदी आर्टिस्ट है, आपने सुना होगा नाम, बहुत फेमस है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में वो फेमस है। एंड
मुंबई के फ्रेंड्स की बात करूं, जैसे कि मुंबई के फ्रेंड्स थे वो लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं, कोई जेलसी वाली चीज़ नहीं होती है उन लोगों में। यहाँ पे थोड़ी सी है, सब जो मैंने अभी नाम लिए वो तो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, और जो मेरे और भी फ्रेंड्स हैं उनमें शायद है। तो और बहुत सारे लोग ये है कि अपने आप को मुरादाबाद का हेड समझते हैं, तो वो लोगों के थोड़े से वो लोग के ईगो पे जा रहा है कि ये बाहर से लड़की आके हमसे आगे कैसे बढ़ रही है। अच्छा मैम, तो आपका टीम जो मैनेजमेंट है वो कैसा है? मेरी टीम की मैं बात करूँ, अभी मेरी टीम माशाल्लाह से बढ़ गई है, लेकिन सबसे पहले जो मेरे पास ज्वाइन हुआ था वो था अयान, जो अभी सामने बैठा हुआ है। एंड अयान ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मतलब मैं बहुत आलसी हूँ, मैं कभी कभी ऐसी हो जाती हूँ कि एक महीना कोई काम नहीं है मेरे पास, मैं आराम से पढ़ी हूँ, तो अयान मुझे पुश करता है कि कंटेंट बनाओ, ये करो वो करो। तो इस चीज़ में मैं बोलूँगी अयान ने मेरे बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है हर चीज़ में, और हमेशा लाइफ टाइम वो मेरे साथ ही रहने वाला है। अच्छा, हस्बैंड का सपोर्ट कैसा मिला आपको? हस्बैंड का सपोर्ट भी बहुत अभी अच्छा हो गया है, शुरू में भी अच्छा ही था, बस उनको समझ में नहीं आता था ये सब, तो अब उनके समझ में आ गया है कि कोई गलत चीज़ नहीं है, और जो भी मैं कर रही हूँ वो शौक के लिए कर रही हूँ, और थोड़ा बहुत मेरे दिमाग में ये रहता है कि मेरे को लोगों को और आगे बढ़ाना है। ज़्यादातर मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे फोकस करती हूँ। अभी जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था NGO के बारे में, मैं उसको इसमें ऐड ऑन करती हूँ अभी। नेक्स्ट प्लान मेरा सीज़न 3 आने वाला है, द न्यू टैलेंट का सीज़न 3। स्पेशल यही है उसमें कि हम कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे जो नए लोग हैं जिनके पास टैलेंट है वो नहीं दिखा पा रहे, उनको हम प्लेटफॉर्म देते हैं। और हाँ, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही बस मेकअप कॉम्पिटिशन जो बहुत लोग कर रहे हैं आजकल। हमारे इवेंट में आपको सारे ही कॉम्पिटिशन मिलेंगे, कुकिंग कॉम्पिटिशन, मेकअप कॉम्पिटिशन, मेहंदी कॉम्पिटिशन, ड्राइंग कॉम्पिटिशन, किड्स का रैंप वॉक करवाते हैं, और मतलब पहले हमने अबाया वॉक भी करवाया है, लेकिन अभी थोड़ा सा उसको हम इसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि मैं भी वो टाइम पे थोड़ी ना समझ थी। मैंने अबाया वॉक रखा था ये सोच के कि जो अबाया की अब बुर्का पहनने वाली लड़कियां हैं हम उनको आगे बढ़ाए, क्योंकि किसी के दिमाग में रैंप वॉक आता है जब फैशन शो आता है तो इनडिसेंट कपड़े आते हैं दिमाग में। तो मुझे वो थॉट जब ही चेंज करना था कि भाई बुरखे में भी लड़कियां कर सकती है, लेकिन अब मुझे खुद ही एक रियलाइजेशन हो गया है कि मुझे अबाया को बदनाम नहीं करना है, और ऐसी चीज़ में तो बिल्कुल नहीं करना है। तो वो चीज़ मैं इस वाले शो में निकाल दूँगी। सीज़न 1 और सीज़न 2 में था, सीज़न 3 में नहीं होगा वो। मैम, ये तो हमारी टीम की बात हो गई है, जो आपका फैमिली सपोर्ट है वो कैसा है? फैमिली सपोर्ट में सबसे पहला नाम तो ऑफ कोर्स मेरी मम्मी का ही आएगा। जी, मेरी मम्मी का, क्योंकि ये चीज़ मैंने अपने लास्ट वाले इंटरव्यू में भी बताई थी। ज़्यादा मैं उसको अच्छे से डीप में नहीं जा पाई थी कि मुंबई में भी रहने के बाद कितना भी डेवलप्ड सिटी है, जो है ना सारा डीपली सुनता है। जी, कितना भी डेवलप्ड सिटी है मुंबई, लेकिन मुस्लिम वुमेंस को आगे बढ़ने में हर जगह प्रॉब्लम होती है, रेस्ट्रिक्शंस होते हैं फैमिली की तरफ से भी, ख़ानदान की तरफ से भी, सोसाइटी की तरफ से भी, तो लड़कियों को थोड़ा सा करना ही पड़ता है स्ट्रगल। तो मुझे इस चीज़ में मेरी मम्मी का सपोर्ट और मेरी दोनों बहनों का सपोर्ट शुरू से रहा है। आपू और नीदू मेरी दोनों बड़ी बहनें हैं, मैं सबसे छोटी हूँ घर में, और मम्मी का मेरी दोनों बहनों का हमेशा से इतना सपोर्ट रहा है कि मेरे को नए आइडियाज़ भी देने वाली मेरी मम्मी है, हर चीज़ में सपोर्ट करने वाली मम्मी है। कोई टाइम ऐसा होता था कि भाई भी रोकते थे तो मम्मी मुझे आगे करती थी। मम्मी बोलती थी नहीं, मम्मी को ट्रस्ट होता था कि भाई मेरी बेटी जो कर रही है अच्छा कर रही है, क्योंकि मैंने शादी से पहले भी 4 साल NGO में काम किया है। मैं NGO में पढ़ाती थी, मैं खुद 12th में थी और मैं ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ाती थी उस टाइम पे। हाँ, तो स्टार्टिंग से मुझे पढ़ाई में भी इंटरेस्ट रहा ही है, तो मम्मी का हमेशा से सपोर्ट मिला है। मेकअप कोर्स मम्मी ने करवाया है, मतलब मेकअप में तो मैं ज़्यादा आगे बढ़ी नहीं हूँ, मेकअप कोर्स करके ही रह गई हूँ बस। लेकिन एज ए इन्फ्लुएंसर छोड़ने की वजह यही थी कि बस मैंने शौक में मेकअप कोर्स कर लिया था, लेकिन मुझे ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट आया नहीं। और थोड़ा सा मुरादाबाद में आने के बाद तो फैमिली का, इन-लॉज का तो था ही कि मेकअप उन लोगों के नज़रिए में वो थोड़ा गलत ही माना जा रहा था, तो मैंने सोचा छोड़ दूँ जब इंटरेस्ट ही नहीं है। इन लॉज से सपोर्ट शुरू में तो नहीं मिली, बिल्कुल नहीं मिली। बाद में मैंने जब उन्हें समझाया कि ये चीज़ जो है ये एक्चुअली में अच्छी है, उनके नज़रिए में जो गलत दिमाग में बैठा हुआ था वो निकालने में मैंने बताया 2 साल का गैप हुआ है, तो वो 2 साल का गैप मुझे इसी चीज़ में हुआ है, ताकि मैंने सबका माइंडसेट चेंज किया है कि भाई ये गलत चीज़ नहीं है। अगर लड़की कर रही है, अपने लिमिट में रह के कर रही है, अपने हर चीज़ में कर रही है, तो वो कर सकती है, कोई इसमें गलत चीज़ नहीं है। और सारी लड़कियों को भी मुझे यही मैसेज देना है कि अगर आप
आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने फैमिली का सपोर्ट लेके भी आप आगे बढ़ सकते हो। उन्हें थोड़ा सा समझाओ, जी। वो समझ जाएंगे, क्योंकि घर वाले प्यार करते हैं तो वो समझ ही जाएंगे एक ना एक दिन। मैम आपने हमारे पॉडकास्ट में अपना कीमती समय दिया, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू आपका भी कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने पॉडकास्ट में, द ओपन टॉक मिस्टर डीडी। तो ये आपका बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो आपने लिया है लोगों की जर्नी शेयर करवाने के लिए। जैसे हम जैसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, हम सबको अपनी जर्नी शेयर ही करनी होती है, हर कोई ज़ीरो से स्टार्ट करता है। तो ये आपने इसकी जिम्मेदारी ले ली है कि कैसे आप लोगों की जर्नी लोगों तक ही सामने ला रहे हो। तो ये बहुत अच्छा कर रहे हो आप काम, और आपको भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला और आगे बढ़ाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।